हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी को पता होगा मैक्सिमम चीज़ें जो क्रोमोसोम के बारे में होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्रोमोसोम है वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मीनिंग है क्रोमो, मीन्स जो इतना सा वर्ड है दैट इज़ क्रोमो। क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड जोम मीन्स बॉडी। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कलर को अटेन कर सकता है, मतलब अगर हम उस पर कलर करें तो वो उस कलर को ऑब्जॉर्व करके कलर्ड दिखाई देने लगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रोमोसोम की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम एक ऐसा डार्क स्टेन, मतलब अगर हम कलर करें तो वो उस कलर को एक्सेप्ट कर ले और कलर्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और वो कब दिखाई देता है? सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे। मतलब सेल जब डिवाइड कर रहा होगा तभी क्रोमोसोम विजिबल होगा, अदरवाइज वो हमको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें उसके बारे में पढ़नी है दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दैट इज़ ई स्ट्रैसबर्गर इन 1875। डिस्कवरी ई स्ट्रैसबर्गर ने की थी, लेकिन जो टर्म है क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी, दैट वाज गिवन बाय वॉल्डेयर इन 1888। You have to remember these two names. Discovery was by Strasburger and termed by Waldeyer. Next thing we have to know about chromosome is difference in number of chromosome in different organism. तो जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी अलग अलग होता है। हमको सिर्फ मेनली दो नाम याद रखने हैं कि सबसे कम किस में होता है। प्लांट्स में बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं। तो मिनिमम जो होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं 2n = 4, मतलब टोटल 4 क्रोमोसोम होंगे। 2n बता रहा है कि 2 सेट में होंगे, एक सेट में 2 क्रोमोसोम, तो 2 सेट में कितने हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम। n हमारा सेट बताता है। और जो प्लांट है वो है हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस। इस प्लांट का नाम याद रखना होगा कि सबसे कम क्रोमोसोम जो 2n = 4 है वो हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है। दूसरा जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं 2n = 1260। 1260 मतलब एक सेट में अगर हम n की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 630। मीन्स एक सेट में 630 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और प्लांट का नाम है एडास टंग, नॉट एडिनो, इट्स एडार टंग। द नेम ऑफ प्लांट इज एडार टंग, जिसमें 2n = 1260 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और इट्स एन एक्चुअली टेरोफाइट प्लांट, सॉरी टेरिडोफाइट प्लांट, दैट मीन इट इज़ एन एम्फीबियस प्लांट। एक ऐसा पौधा होगा जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। वी हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हमें क्रोमोसोम के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। अगर हमने जो पहला सेल डिवीजन का सेल का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने न्यूक्लियस में बात की थी, 4 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होने का मतलब है कॉइलिंग होगी उनकी। क्रोमैटिन की कॉइलिंग होती है तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो क्रोमोसोम में तभी कन्वर्ट होंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, अदरवाइज हमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होंगे सेल के अंदर। नेक्स्ट थिंग हमको जो याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट साइज, मतलब सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन उसमें जो होता है वो मेटाफेज में दिखाई देता है। इस वजह से मेटाफेज जो होता है उसमें हमको थिकेस्ट क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा लपेट दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा थिक दिखाई देने लगेगा। तो जो थिकेस्ट है, जो क्रोमोसोम है ना, वो थिकेस्ट हमको कब दिखाई देने लगते हैं? मेटाफेज में। अब वो मेटाफेज में ज़्यादा थिक हो जाएंगे तो अगर हम उन पर कलर डालेंगे तो वो उस कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें उसकी स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस वजह से जो स्टडी होती है क्रोमोसोम की वो मेटाफेज में की जाती है, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो मैक्सिमम कंडेंसेशन शो करता है, सबसे थिकेस्ट होता है, और साथ ही साथ जो थिकेस्ट होने का मेन जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा कि वो ज़्यादा कलर अटेन कर लेगा, तो हमें उसको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। हम स्टडी जो करते हैं वो मेटाफेज में करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो अलग अलग शेप्स दिखाता है, मतलब जो डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का एनाफेज के दौरान, तो उसमें जब क्रोमोसोम ब्रेक डाउन होता है तो अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है। और अगर हमें शेप्स पढ़ना है क्रोमोसोम के तो एनाफेज में पढ़ेंगे। अगली चीज़ जो है, जो मेटाफेज में क्रोमोसोम होता है उसमें 4 आर्म्स होते हैं। देखिए ये रहा मेटाफेज का क्रोमोसोम और इसमें 4 आर्म है, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म और 4 आर्म।
और 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये क्रोमेटिड, ये एक जो स्ट्रेट हमको दिखाई दे रहा है दैट इज़ 1 क्रोमेटिड एंड द अदर स्ट्रेट इज कॉल्ड अदर क्रोमेटिड, और इन दोनों को बीच में जो पॉइंट जोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, दैट इज सेंट्रोमेयर। ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड, या हम कह सकते हैं 4 आर्म्स अटैच्ड हैं या 2 क्रोमेटिड जुड़े हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है उसमें 4 आर्म्स और 2 क्रोमेटिड, एक ये और एक ये 2 क्रोमेटिड मौजूद होते हैं। लेकिन एनाफेज में ये टूटता है बीच से, तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। तो इसमें क्या दिखते हैं, जब ये टूट जाएगा तो इसका डिवीजन ऐसा हो जाएगा, प्लेन बाय डिवीजन होता है इसका। तो क्या बचेगा, ऐसे ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। तो क्या होगा, अब एक क्रोमोसोम में इसके बाद एनाफेज में जो एक क्रोमोसोम हमको दिखेगा उसमें 2 आर्म्स होंगे लेकिन सिर्फ एक ही क्रोमेटिड होगा, और साथ ही साथ जो सेंट्रोमेयर है वो भी एक ही रहेगा। तो ये डिफरेंस हमको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो हमको क्रोमोसोम के बारे में पढ़नी दैट इज डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम पढ़ने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले जो क्रोमोसोम के डायग्राम, हम अगर क्रोमोसोम का डायग्राम जो देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो 2 पोर्शन है, मतलब जो एक आर्म ये है ऊपर की तरफ और एक आर्म ये है, इन 2 पोर्शन को जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, या पहला जो जोड़ होता है क्रोमोसोम का जिस पे 2 आर्म्स जुड़े होते हैं, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम इसको वैसे समझा नहीं सकते। देखिए ऐसा, एक ये, तो एक आर्म ये और एक आर्म ये, इन दोनों के जो ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, पहला जोड़ जो इनका होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये जो रीजन है जहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इस रीजन पे जुड़ा ही हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग हमको दिखाई दे रही है ब्राउन पेन से, ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग हमें ब्राउन पेन से दिखाई दे रही है, ये एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसके अंदर एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल में कोई भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं होता है, नॉन क्रोमोसोमल मटेरियल मौजूद होता है। अब ये जो पेलिकल है ये हमने ब्राउन पेन से ड्रॉ करा है, और जो पेलिकल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, पेलिकल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब इस पर्पल ब्राउन पेन के अंदर जो एरिया हमको पूरा दिखाई दे रहा है वहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्रोमोनेमा और क्रोमेनेमाटा। ये 2 नाम हमको बहुत इंपॉर्टेंट रखने होंगे, क्रोमोनेमा एंड क्रोमेनेमाटा। ये 2 स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है ना क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हमने रेड पेन से ड्रॉ करा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोनेमा एंड क्रोमेनेमाटा। अब ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है उन पे ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वो रीजन है जहाँ पर कॉइलिंग जो है सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो बीड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जो बीड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोमेयर, मीन्स बीड्स ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर बीड्स, बीड्स मतलब जैसे हम धागा पिरोते हैं, धागे में मोती को पिरोते हैं तो मोती अलग ही दिखाई देता है, वैसे ही ये क्रोमोनेमा या क्रोमेनेमाटा वो धागा है और उसमें पिरोया हुआ जो मोती है वो क्या है, क्रोमोमेयर। इसके बाद हमको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में 2 ब्लू कलर की बॉल्स दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ब्लू कलर की बॉल क्या है, इनका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और जब सेल डिवाइड करता है तो जो स्पिंडल फाइबर होता है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे ये रहा इक्वेटोरियल प्लेन पर एक क्रोमोसोम है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, अब इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है आकर सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है ना। तो ये जिस पार्ट से जुड़ेगा ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर पे जो प्रोटीन मौजूद होगा जिसको आके ये स्पिंडल फाइबर पकड़ेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है ना। ये काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं और यहाँ से खींचते हैं तो क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। अगली चीज़ हम देखें, ये पहला, देखिए ये पहला पॉइंट जहाँ 2 आर्म्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो दूसरा जोड़ क्रोमोसोम में मौजूद होता है उस दूसरे जोड़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है NOC, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये वो हिस्सा होता है सेल डिवीजन का जिसमें सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन
एंड दैट अदर थिंग इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोलस होता है उसको बनाने के लिए ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या एनओसी, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। उसके बाद आया सैटेलाइट। ये जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद मौजूद है, उस रीजन को हम बोलते हैं सैटेलाइट, सैट और ट्राइबेंड। इसका नाम सैटेलाइट एक्चुअली क्यों पड़ा, क्योंकि एक दूसरे वर्ड से बना है जो है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिको, ठीक है ना। इस वर्ड का मतलब, ये जो पूरा वर्ड लिखा है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिको का मतलब है बिना थाइमीन के। ये जो सैटेलाइट वाला रीजन होता है, इस सैटेलाइट वाले रीजन में कोई भी थाइमीन मौजूद नहीं होता है। और ये जो होता है जब कार्योटाइपिंग किया जाता है तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को पहचानने के लिए मदद करता है, मतलब पेयरिंग करने में हेल्प करता है कार्योटाइपिंग के दौरान होमोलोगस पेयर को पहचानने में, ठीक है। अब जैसे एक चीज़, एक टर्मिनोलॉजी जो है जो यहाँ पर रह गई है, दैट इज़ टेलोमेयर या टीलोमेयर हम इसको बोल सकते हैं। तो टेलोमेयर क्या हो जाएगा, टेलोमेयर वो रीजन होता है क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं, टेलो मतलब एंड्स, तो क्रोमोसोम के जो एंड होंगे वो कैसे होते हैं, जो क्रोमोसोम के एंड होंगे हम उनको टेलोमेयर बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखने की, ये जी और सी में रिच होते हैं। क्यों, जैसे कि हमने एक पैकेट के अंदर कोई चीज़ भरी, ये वो पैकेट है, क्रोमोसोम वो पैकेट है, तो पैकेट को सील करना होता है। जैसे चिप्स का पैकेट है तो उसको सील करना होगा, नहीं तो जो क्या है अंदर जो इन्फॉर्मेशन है या मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या होगा, लीक हो जाएगा। तो वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सील करने के लिए यहाँ पर जी और सी का कंटेंट इस टिप पर और अदर टिप पर ज़्यादा होगा। क्यों, अगर इनका कंटेंट ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, जबकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, जी सी। इस वजह से जो सैटेलाइट वाला रीजन होता है इसमें थाइमीन नहीं मौजूद होता है, सिर्फ जी सी मौजूद होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको खोल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेल डिवीजन के टाइम जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम के अंदर होगी वो लीक नहीं हो पाएगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी जो क्रोमोसोम से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। फर्स्ट इज जीनोम। जीनोम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक सेट में कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, मींस हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। 2n मतलब दो दो के पेयर में होंगे, तो एक सेट में अगर देखिए 2n इक्वल्स टू 46 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब दो दो के पेयर में 46 क्रोमोसोम है, तो एक टोटल जो सेट बनेगा वो कितने का बनेगा, 23 का। अगर हम डिवाइड कर दें 2 से 46 को तो 23 वुड बी आंसर। तो सॉरी, जो 23 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीनोम। नेक्स्ट वर्ड इज कार्योटाइप। कार्योटाइप कुछ नहीं होता, क्रोमोसोम को उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जो स्टडी होती है, यहाँ पर कोई कार्योटाइप कोई डायग्राम नहीं होता है, ये बात याद रखने की है। कार्योटाइप का कुछ मतलब नहीं होता, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की, मतलब क्रोमोसोम का शेप कैसा है, साइज कैसा है किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, उसकी स्टडी को हम कैरियोटाइप बोलते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। कार्योटाइप कोई डायग्राम नहीं होता है। ईडियोग्राम क्या होता है, वो डायग्राम जिसमें हम कार्योटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सारे क्रोमोसोम को अरेंज कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़े क्रोमोसोम पहले, फिर छोटे 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 छोटे। तो ईडियोग्राम क्या है, इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्योटाइप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीजिंग होगा, सबसे बड़े पहले, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। And the next thing we are going to discuss is types of chromosome. Types of chromosome, there are 4 types of chromosome, that is metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. सॉरी, मैं डायग्राम में एक चीज़ बताना भूल गया, जहाँ पर दोनों आर्म्स अटैच होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर, ठीक है ना। अगर दोनों आर्म्स के बीच में सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है तो हम ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है लेकिन सेंटर से पास में है, तो हम उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे दोनों आर्म्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं सेंट्रोमेयर से, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा पास है और ये ज़्यादा दूर है, मतलब ये लेंथ में ज़्यादा है उससे, तो ये बराबरी सेंटर पे नहीं है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा आसपास। एक्रोसेंट्रिक मतलब एक आर्म जो होगा वो बिल्कुल, एक्रो मतलब होता है बिल्कुल नियर द टिप, मतलब एक आर्म होगा जो बिल्कुल टिप के बिल्कुल पास है, देखो ये छोटा सा, और दूसरा जो है वो नॉर्मल रहेगा। टीलोसेंट्रिक मतलब होता है टिप पर,
मतलब जो सेंट्रिक मतलब होगा सेंट्रोमेयर, जो सेंट्रोमेयर वो बिल्कुल टिप पर है। एक्रोसेंट्रिक में जो है वो टिप से थोड़ा सा पास में, ये टिप हो गई, टिप से थोड़ा सा पास में। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर है। कुछ चीज़ें और याद रखनी होंगी। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ये जो जितने भी चारों शेप क्रोमोसोम के दिखाई दे रहे हैं, ये हमको एनाफेज के दौरान दिखाई देते हैं। और अगर हम इसको देखें मेटासेंट्रिक को, तो अगर बीच में सेंट्रोमेयर है तो इसका स्ट्रक्चर वी शेप का दिखाई देगा। अगर हम सब मेटा का देखें तो एल शेप का, क्योंकि एक आर्म लंबा और एक आर्म जो है छोटा है, तो ये एल शेप्ड में दिखाई देगा। इसके दोनों आर्म बराबर हैं तो वी शेप में दिखाई देगा। इसका एक आर्म छोटा बिल्कुल बारीक सा और दूसरा आर्म बहुत बड़ा, तो टी शेप में। और ये तो बस आई शेप दिखा रहा है, तो ये आई शेप में हो जाएगा। थैंक यू।